तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है बाजरा, यानी बाजरा की क्रॉप है उसको कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो बात की जाए, टॉपिक रहेगा हमारा आज का बाजरा। तो बात की जाए दोस्तों, बाजरा है, इसका जो वानस्पतिक नाम क्या है या बोटनिकल नेम क्या है, ठीक है ना। तो इसकी जो बोटनिकल नेम की बात की जाए, इसका बोटनिकल नेम है पेनिसिटम गुलूकम, पेनिसिटम गलूकम, ठीक है ना। ये हो गए बाजरे का जो बॉटनिकल नेम है वो हो गया। उसके बाद में बात की जाए इसके कुल की, तो इसका जो कुल होने वाला है, कुल होगा इसका होगा ग्रेमनी घास कुल या पोएसी होने वाला है, ठीक है ना। कौन सा कुल होगा? ग्रेमनी घास कुल या पोएसी। बात की जाए ग्रेमनी घास कुल या पोएसी में और अन्य कौन कौन सी जो फसलें हैं वो आती हैं, तो इसमें आता है गेहूं आता है, जौ आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, गन्ना आता है, मक्का आता है और चावल। ये फसलें किसमें आती हैं? तो ये फसलें आती है ग्रेमनी घास कुल या पोएसी में आने वाली फसलें। उसके बाद में बात की जाए इसकी महत्व की, दोस्तों जो भी अपन टॉपिक कराएंगे ना वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही कराने वाले हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक अपना महत्व, इंपॉर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है, यानी मनुष्य की लाइफ में जो बाजरा है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में इसमें देखते हैं। तो इसमें जो पहली तो बात की जाए, ये एक चारे वाली और जो खाद्यान्न फसल है, दोनों फसल है, यानी कि जो मनुष्य होता है उसको तो इससे जो दाना है वो प्राप्त हो जाता है और जो पशु होता है उसको इससे चारा प्राप्त हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 73% इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। और बात की जाए, इसे गरीब का भोजन भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? गरीब का भोजन भी कहा जाता है। और ये कम वर्षा में, यानी वर्षा ना हो तो भी काम चल जाता है, यानी कि वर्षा में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, वर्षा पर आधारित फसल है, यानी कम पानी में ये अपना प्रोडक्शन है वो अच्छी तरह से दे सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना इंपॉर्टेंस। इसमें लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? 73% पाई जाती है और इसे गरीब का भोजन कहते हैं, ठीक है ना। गरीब का भोजन किसे कहा जाता है? तो गरीब का भोजन कहा जाता है बाजरे की फसल को कहा जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस हो गया। इंपॉर्टेंस के बाद में बात करेंगे दोस्तों अपन जलवायु की। इसके लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त रहेगी, ठीक है ना। तो जलवायु की बात की जाए, जलवायु, तो दोस्तों जलवायु में अपन को कौन सी जलवायु होगी इसके लिए उपयुक्त? नम एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है इस फसल के लिए। नम व शुष्क जलवायु, कैसी जलवायु? नम व शुष्क जलवायु की इसके लिए आवश्यकता होने वाली है, ठीक है ना। कौन सी? नम एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होने वाली है। इसके बाद में बात की जाए इसकी मृदा की, यानी कि मृदा कौन सी इसके लिए उपयुक्त रहने वाली है? तो मृदा रहेगी इसके लिए दोमट या बलुई दोमट मृदा। तो इसके लिए दोमट या फिर बोले तो बलुई दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त होने वाली है। और दोस्तों बात की जाए R/P का मतलब होता क्या है? R मीन्स होता है रो मीन्स होता है कतार, और P मतलब होता है प्लांट मतलब होता है पौधा, यानी कि कतार से और जो पौधे की दूरी है वो कितनी रहने वाली है? तो वो रहेगी अपने 45x15 रहने वाली, ठीक है ना। तो 45x15 किन किन फसलों की जो R/P यानी कतार से पौधे की दूरी रहने वाली है वो है ज्वार, बाजरा, आलू और जो मोठ होती है उसकी जो सेम है, इनकी जो मतलब कि जो कतार से और पौधे की दूरी है वो सेम रहने वाली किसकी है? यानी कि ज्वार, बाजरा, मोठ और आलू की जो R/P यानी पौधे से कतार की दूरी है वो सेम रहने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद में अपना जो अगला पॉइंट आने वाला है वो आने वाला है, यानी कि उन्नत किस्में कौन कौन सी होने वाली हैं इसकी, ठीक है ना। दोस्तों किस्में हर क्रॉप की इंपॉर्टेंट होंगी, तो किस्मों को आपको रखना है, बाकी तो हम रटा देंगे, ठीक है ना। अब बात की जाए किस्में। दोस्तों किस्मों में अपन पढ़ेंगे पहले तो बाजरे की जो संकर किस्में हैं वो कौन कौन सी होने वाली हैं। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पहली किस्में यानी कि बाजरे की प्रथम संकर किस्में वो कहाँ से निकली गई थी और कब निकाली गई थी? तो बाजरे की जो प्रथम संकर किस्म है वो है HB फर्स्ट, यानी प्रथम संकर किस्म है, और इसे लुधियाना से निकाला गया था। कब निकाला गया था? तो इसे निकाला गया था 1965 में, यानी 1965 में इसे निकाला गया था। और ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है वो पढ़ा दिया आपको, तो वो है CSH फर्स्ट होती है। इसे कब निकाला गया था? तो इसे निकाला गया था 1964 में, यानी 1964 में से निकाला गया था, ठीक है। कराते हैं पहले किस्म अपनी HB फर्स्ट, हाइब्रिड बाजरा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये HB फर्स्ट होती है। HB फर्स्ट कब निकाला गया? ये लुधियाना से प्रथम संकर किस्म है, पहले तो प्रथम संकर किस्म, ठीक है ना, पहली बात। फिर इसे कब निकाला गया था? तो इसे निकाला गया था 1965 में निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? तो ये लुधियाना से,
लुधियाना। तो दोस्तों लुधियाना कहाँ पर पड़ता है, तो ये पंजाब में आता है, ठीक है ना। और दूसरी किस्म की बात करें तो दूसरी किस्म है HB67। HB67 ये बाजरे की ऐसी किस्म है जो सबसे पहले पकती है, यानी शीघ्र पकने वाली किस्म, शीघ्र पकने वाली किस्म होती है ये, ठीक है ना। शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी होती है बाजरे की, तो वो होती है HB67, शीघ्र पकने वाली किस्म होती है बाजरे की, ठीक है ना। उसके अलावा बात की जाए तो और कौन कौन सी किस्में, तो WCC75 ये किसकी किस्म है दोस्तों, यह किस्म है बाजरे की किस्म है, लेकिन किस्म होती है रोग रोधी। और इसके बाद में बात की जाए तो अन्य पूसा मोती एक किस्म होती है, पूसा मोती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कंपटीशन एग्जाम में पूछ जाती है पूसा मोती किसकी किस्म है, तो बाजरे की किस्म है। क्या क्वालिटी है इसकी, तो दोस्तों ये ICAR के द्वारा विकसित की गई किस्म है, ICAR के द्वारा विकसित किस्म है, ठीक है ना। किसके द्वारा, ICAR के द्वारा विकसित किस्म है। इसके अलावा बात की जाए अन्य किस्में कौन कौन सी है, तो अन्य किस्में हैं RH90, 121, 173 और 177 ये किसकी किस्में हैं, बाजरे की किस्में। और इनके अलावा भी कोई किस्में, तो दोस्तों हाँ इनके अलावा भी एक किस्म है बाजरे की संकुल किस्म। कौन सी है दोस्तों, जो बाजरे की संकुल किस्म होने वाली है वो ICT 8203। कौन सी है, ICT 8203 कैसी किस्म है, ये संकुल किस्म है, बाजरे की संकुल किस्म है। कैसी किस्म है, संकुल किस्म है। इसके अलावा और कोई किस्म है, जी हाँ और भी किस्में हैं, वो किसकी किस्म है, चारे वाली फसलों की, क्योंकि बाजरे को अपन खाने के रूप में और चारे के रूप में दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सर चारे वाली फसलें कौन कौन सी है उनके बारे में तो बात की जाए दोस्तों, चारे वाली किस्में यानी कि दो तरीके से अपन यूज लेते हैं, एक तो खाने के रूप में और एक पशुओं के रूप में। तो पशुओं के रूप में लेते हैं अपन, तो यानी कि चारे वाली फसलें कौन कौन सी होंगी तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चारे वाली फसलें, तो दोस्तों चारे वाली फसलों में आएगा राज बाजरा चरी, ठीक है ना। कौन सी चरी, सेकंड चरी, राज बाजरा चरी एक तो ये हो गई। और दूसरी किस्म है जायद बाजरा, जायद बाजरा किसकी किस्म है, बाजरे की किस्म है। कैसी किस्म है, तो दोस्तों चारे वाली किस्म है। कौन कौन सी, राज बाजरा चरी 2 और जायद बाजरा, ये कैसी किस्म है, चारे वाली किस्म है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी किस्म है, एक बार देख लेना, पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूसा मोती तो कंपटीशन की एग्जामों में पूछ गई एग्जाम में कि पूसा मोती होती है, तो ये ICAR से विकसित किस्म है, ठीक है ना। किसके द्वारा, ICAR से विकसित की गई किस्म है। और प्रथम संकर किस्म कौन सी होती है, तो प्रथम संकर किस्म होती है HB1 होती है, जिसे 1965 में लुधियाना से विकसित किया गया था। और बात की जाए ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो वो CSH1 होती है। और इसे कब लॉन्च किया गया था, इसे 1964 में और इसे 1965 में लॉन्च किया गया था। ये आपकी किस्म हो गई। किस्मों के बाद में जो अगला टॉपिक है आपका वो होगा, अगला टॉपिक है आपका यानी कि क्या बोलते हैं ना, बीज दर और बीजोपचार कैसे करेंगे। तो पहले बात की जाए बीज दर की, ठीक है ना। बीज दर व बीजोपचार दोस्तों बीज दर और बीजोपचार। पहले तो बात की जाएगी बीज दर। तो बीज दर भी दो तरीके से लेने वाले, एक तो लेंगे अपन जो दाने वाली और एक लेंगे चारे वाली, ठीक है ना। तो दाने के लिए दाना, तो दाने के लिए कितने लेने वाले हैं अपन, तो दाने के लिए 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेने वाले हैं। और जो चारा होगा, चारे के लिए लेंगे 10 से 12 kg, 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन जो सीड रेट है वो रहने वाले हैं। क्या रहेगी, सीड रेट यानी बीज दर रहने वाली है, ठीक है ना। और बात की जाए बीजोपचार कैसे करेंगे, तो दोस्तों बीजोपचार जो अन्य पहले की किस्में उनमें भी अपन ने पढ़ा रखा है और इसमें भी अपन पढ़ा देते थे कैसे करेंगे बीजोपचार। तो बीजोपचार करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 20% नमक का घोल लेंगे अपन, ठीक है ना। नमक का घोल, ये प्रोसेस कब करनी है, अपन को फसल बुआई से पहले ये प्रोसेस करनी है। तो 20% नमक का घोल लेंगे, उसमें जो सीड है उनको निकाल लेंगे और सुखा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो उसके बाद में अपन करेंगे थायरम, 3 ग्राम थायरम का प्रयोग करेंगे। थायरम 3 ग्राम थायरम में प्रति kg सीड, किसका,
3 ग्राम थायरम में प्रति केजी, यानी 1 केजी जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनके लिए 3 ग्राम थायरम का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो बीज की मात्रा कितनी है दाने वाली में, 4 से 5 केजी, तो 5 × 3 कर दे, 5 × 15, तो यानी 15 ग्राम थायरम का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो 1 हेक्टेयर बीज के लिए, ठीक है ना, 1 हेक्टेयर जो दाने वाली किस्म होती है उनके लिए 15 ग्राम थायरम का प्रयोग करेंगे। ऐसे अपन को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, ये हो गई। और इसके अलावा बात की जाए जो इसमें दीमक लगती है, तो दीमक का नियंत्रण कैसे करेंगे, दीमक, तो दोस्तों दीमक का नियंत्रण करने के लिए अपन ने जो चावल की क्रॉप थी या जो ज्वार की क्रॉप थी उसमें बताया था, दीमक लगती है तो सीधा कॉल करो किसके पास, दीमक के पास, या तो हट जा नहीं तो तेरे को सुधार देंगे, ठीक है ना। तो दीमक के लिए अपन को कॉल करना पड़ेगा, कॉल से क्या, क्लोरोपाइरीफॉस, यानी 4 ml क्लोरोपाइरीफॉस की मात्रा लेनी होगी, ठीक है ना। दीमक का नियंत्रण करने के लिए 4 ml क्लोरोपाइरीफॉस पायरीफॉस का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। किसका उपयोग करेंगे, क्लोरोपायरीफॉस का उपयोग करने वाले। उसके अलावा यदि लवणीय क्षारीय क्षेत्र में अपन बोएंगे तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 1% सोडियम सल्फेट का उपयोग करेंगे। किसका, 1% लवणीय व क्षारीय क्षेत्रों के लिए 1% सोडियम सल्फेट का उपयोग करेंगे। सोडियम सल्फेट, किसका उपयोग, सोडियम सल्फेट का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों दीमक का उपचार कर दिया अपन ने 4 ml क्लोरोपाइरीफॉस से। और बात की जाए लवणीय क्षारीय मृदाओं के लिए तो 1% सोडियम सल्फेट का उपयोग करेंगे। और बात की जाए यानी बीजों का उपचार फर्स्ट में कैसे करना है, तो भाई साहब अपन लेंगे 20% नमक का घोल लेंगे, उसमें बीजों को डाल देंगे, डालने के बाद वापस निकाल लेंगे। उसके बाद में 3 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से अपन थायरम में इसका मतलब कि उपचारित भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए अपने बीज दर एवं बीज उपचार की बात हो गई, ठीक है, बीज दर और बीज उपचार हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है बुआई और बुआई का समय, ठीक है, बुआई। तो दोस्तों बुआई है वो 2 तरीके से की जाएगी, एक तो सिंचित क्षेत्रों में और एक असिंचित क्षेत्रों में, क्योंकि हर जगह पर पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो सिंचित क्षेत्रों में कब करेंगे और असिंचित क्षेत्रों में कब करेंगे, ठीक है ना। तो सिंचित क्षेत्रों में बात की जाए, सिंचित यहाँ वर्षा भी होती है और यहाँ पर पानी की उपलब्धता भी है। तो यहाँ पर जो अपन को जो क्या बोलते हैं ना, जो बुआई है वो कब की जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर जो बुआई है वो की जाएगी मध्य जून से मध्य जुलाई के समय, मध्य जून से मध्य जुलाई में की जाने वाली, ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए असिंचित क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर कब की जाएगी, ठीक है ना। असिंचित तो असिंचित क्षेत्रों में अपन करेंगे, असिंचित क्षेत्रों में तो सीधी सी बात है, यानी कि जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर कब बारिश आएगी तभी हम करेंगे, वर्षा के प्रारंभ में, वर्षा के प्रारंभ में बुआई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी का तो ऑप्शन ही नहीं है, और जहां पर पानी का ऑप्शन नहीं है वहां पर वर्षा पर आधारित रहना पड़ेगा। तो बारिश तब होगी जब हम बुआई कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गई बुआई की बात। तो दोस्तों बुआई के अलावा अपन को R/P लेना है, R/P। इसका मतलब क्या होता है, R मीन्स होता है रो और रो मीन्स होता है कतार, और P मतलब होता है प्लांट मतलब होता है पौधा। यानी कतार से जो पौधे की दूरी रखनी है वो अपन कितनी रखेंगे, तो दोस्तों कतार से पौधे की दूरी रखनी है वो रखेंगे अपन 45 × 15, ठीक है, 45 × 15 रखेंगे, 15 सेमी यानी 45 × 15 सेमी रखेंगे। और किस फसल में रखने वाले हैं ये, यानी कि ज्वार में रखेंगे, बाजरा में रखेंगे और आलू में रखेंगे और मोठ में, यानी 4 फसलों में इस प्रकार की जो कतार से पौधे की दूरी है वो रहने वाली है, ठीक है ना। इसके अलावा जो अगला टॉपिक अपना होगा खाद एवं उर्वरक। दोस्तों खाद एवं उर्वरक, खाद तो ये होते हैं जैसे कि FIM गोबर की खाद होगी, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, और जो उर्वरक होते हैं वो होता है यूरिया, DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ये होते हैं। तो ये आते हैं उर्वरक के अंदर और वो आते हैं खाद के अंदर, ठीक है ना। ये डिफरेंस में आपका टॉपिक है तो उसमें बताएंगे एक एक करके खोल के, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे खाद एवं उर्वरक, तो खाद एवं उर्वरक, ठीक है ना। तो अब बात करें अपन खाद की, तो दोस्तों खाद में आता है FIM यानी गोबर की खाद का प्रयोग अपन जो बाजरे की खेती करेंगे उसमें कब देंगे, तो दोस्तों ये देना है आपको 25 से 30 दिन पहले। इसको अपन जो बुआई करेंगे ना उससे 25 से 30 दिन पहले गोबर की खाद डाल देनी है खेत में, कितनी, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो FIM का प्रयोग करेंगे, FIM कितने दिन पहले करेंगे बुआई से, तो बुआई से यानी कि 25 से 30 दिन लगा दो, 25 से 30 दिन पहले पूर्व
बुआई से, ठीक है ना। कितनी देंगे? 10 से 15 टन, 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देने वाले हैं। उसके बाद बात की जाए नाइट्रोजन, तो दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा इसमें दो तरीके से दी जाएगी। पहले देंगे 30 kg और 1 महीने बाद देंगे फिर, यानी बची हुई मात्रा वो दे देंगे। तो नाइट्रोजन की पहले मात्रा यानी बुआई के समय कितनी मात्रा का प्रयोग करेंगे? 30 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद में जो फास्फोरस की मात्रा है वो कितनी देंगे? तो वो 40 kg प्रति हेक्टेयर देने वाले हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में बात की जाए जेड एंड जिंक की मात्रा कितनी देने वाले हैं? तो जिंक की मात्रा 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देने वाले जिंक, और इसमें देंगे फास्फोरस, ठीक है ना। ये हो गई जिंक, ठीक है ना। अब बात की जाए दोस्तों 1 महीने बाद में जो कुछ मात्रा बच जाती है, यानी 1 माह बाद, 1 माह बाद, तो वैसे तो अपन नॉर्मल फसलों में कितने देते हैं? 80 से 120 देते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन की मात्रा। लेकिन इसमें देंगे अपन 70 से 75 kg, तो कुछ मात्रा बच जाएगी, यानी कि जो बाकी मात्रा बचेगी 30 kg, 30 से 35 kg, 30 से, और जो 35 kg मात्रा है उसको देंगे अपन 1 महीने बाद में, यानी बुआई के 1 माह बाद। बुआई के 1 माह पहले तो ये देंगे, और बुआई के 1 माह बाद नाइट्रोजन की कुछ मात्रा और देंगे, वो 30 से 35 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन देने वाले, यानी नाइट्रोजन की मात्रा अलग से आपको 1 महीने बाद भी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये हो गए अपने खाद एवं उर्वरक। उसके बाद में बात करेंगे सिंचाई। तो दोस्तों कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है बाजरे की फसल के लिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बाजरे की एक ऐसी फसल है, ये वर्षा पर आधारित फसल है। यदि आपके पास में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो आप सिंचाई ना करें तो भी बाजरे का प्रोडक्शन ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई कब करेंगे अपन? तो सिंचाई करेंगे अपन, यानी कि आपके पास में उपलब्ध है तो करो, वरना रहने दो। एक तो करेंगे अपन सिंचाई फूटान के समय और दूसरा सिट्टा बनते समय, ठीक है ना। पहले फूटान के, यानी फूटान के समय, फूटान के समय, ठीक है ना। और दूसरी सिंचाई करेंगे सिट्टे बनते समय, सिट्टे, सिट्टे बनते समय, ठीक है। सिंचाई दो तरीके, मतलब 2 बार करेंगे, एक तो फूटान के समय और दूसरा सिट्टे बनते समय अपन सिंचाई करेंगे। उसके बाद में बात की जाए अंतरा कृषि क्या होती है। दोस्तों अंतरा कृषि अगला टॉपिक अपना, अंतरा कृषि। अंतरा कृषि, तो इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं? खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे, यानी कि खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें ताकि खरपतवार है, खरपतवार पहले तो कहते किसे? तो यानी वे अवांछित पौधे जो बिना बोए ही उग जाते हैं फसल के अंदर, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो इनका नियंत्रण कैसे करना है अपन शुरू से ही करते आ रहे हैं। पहले तो अपन क्या करेंगे कि 20 से 25 दिन के अंतराल पर उनकी निराई गुड़ाई कर देंगे, यानी फसल बोने के बाद में 20 से और 25 दिन बाद में निराई गुड़ाई कर देंगे उनकी, ठीक है। ये कर दी, ठीक है। यदि इससे भी नहीं जाते हैं या फिर इससे पहले अपन को उपचार करना है, यानी कि बीज बुआई करेंगे ना, उस समय इनका उपचार करना है, तो इनको करेंगे अपन, या तो अब जैसे कि अभी आ गए खरपतवार आ गए तो इनकी इस समय निराई गुड़ाई करनी है, निराई गुड़ाई कर दी, इससे भी खत्म नहीं होते तो इनके लिए अपन क्या करेंगे? 500 ml एट्राजीन का प्रयोग करेंगे। किसका? एट्राजीन। 500 ml एट्राजीन लेंगे, उसे 600 लीटर पानी में घोल लेंगे। कितने लीटर? 600 लीटर पानी में घोल लेंगे, और घोलने के बाद में समान मात्रा में पूरे खेत में इसका छिड़काव कर देंगे, तो खरपतवार फुर्र हो जाएंगे, ठीक है ना। खरपतवार क्या हो जाएंगे? फुर्र हो जाएंगे। ये हो गए अपने खरपतवार, ठीक है। अब बात करेंगे पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में क्या पढ़ेंगे? रोग एवं कीट लग जाते हैं तो उनका नियंत्रण कैसे करें, किस तरह से करें, क्या क्या रोग की पहचान होने वाली है और किस तरह से उनका नियंत्रण करेंगे, कौन सा फफूंद जनित है, जीवाणु जनित है, क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पादप संरक्षण, तो पादप संरक्षण में अपन पढ़ने वाले हैं कीट एवं रोग। तो पहले बात कर लेते हैं कीटों की। तो दोस्तों कीट, इसमें 4 प्रकार के कीट लगते हैं सामान्य, तो जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है ना उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यानी 4 कीट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है कातरा, ठीक है, कातरा हो गया। उसके बाद हो गया गंदी बग, और एक हो गया हरा तोला, ठीक है ना। तो इनका नियंत्रण करेंगे अपन। तो इनका नियंत्रण करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि मिथाइल पैराथियान, ये पाउडर फॉर्म होता है, तो 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से इनका भुरकाव कर देंगे। मिथाइल पैराथियान, यानी मिथाइल पैराथियान 25 kg, कितना? 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से इसका भुरकाव करेंगे,
भुरकाव किस चीज़ का किया जाता है, लिक्विड चीज़ का तो नहीं करेंगे, लिक्विड चीज़ को तो छिड़केंगे, और भुरकाव किसका करेंगे, जो पाउडर फॉर्म में पाई जाएगी उसका ही भुरकाव करेंगे। तो कातरा, गंदीबग और हरातोला, तो इसके लिए अपन यानी मिथाइल पैराथियान का प्रयोग करेंगे। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करना है तो भाई साहब कातरा, गंदीबग और हरातोला, इसका नियंत्रण करने के लिए अपन क्या करेंगे कि मिसाइल का प्रयोग करेंगे। किसका, सूं से मिसाइल मारेंगे, ये मुंह से भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मिथाइल पैराथियान का प्रयोग करेंगे 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से। इसको अपन जो राख होती है उसमें भी मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में है सफेद लट, दूसरा एक, और दूसरा है सफेद लट। सफेद लट, तो दोस्तों सफ़ेद लट लग जाती है तो ये क्या करती है, जैसे कि ये पौधा है, ठीक है ना, तो पौधे में क्या होती है, ये छेद कर देती है, छेद कर देती है तो पौधा क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। तो फ्यूज से फ्यूरोन, यानी फ्यूज से क्या हो जाता है, फ्यूरोन। तो कार्बोफ्यूरोन की मात्रा देंगे इसमें, ठीक है, किसकी मात्रा देंगे, कार्बोफ्यूरोन, कार्बोफ्यूरोन। कार्बोफ्यूरोन की कितनी मात्रा देंगे, तो दोस्तों कार्बोफ्यूरोन की मात्रा दो तरीके से दी जाएगी। एक तो दी जाएगी बुआई के समय, बीजोपचार करते समय, और एक दी जाएगी अब मतलब पौधा बड़ा हो गया, अब उसमें लक्षण दिख रहे हैं भाई साहब, ये होती है क्या बोलते हैं, सफेद रट वो लग जाती है, पौधा है इसमें सफेद रट लग गई तो पौधे को कर दिया फ्यूज, फ्यूज से कार्बोफ्यूरोन। तो इस समय अपन कितनी मात्रा देंगे, तो इस समय देंगे 10 से और 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे, ठीक है ना। 10 से 15 kg को 500 लीटर पानी में मिलाएंगे और इसका सामान्यतः छिड़काव कर देंगे, ठीक है ना। और बात की जाए यदि बीजोपचार करेंगे तो बीजोपचार में 3 ग्राम कार्बोफ्यूरोन का प्रयोग करेंगे। कार्बोफ्यूरोन 3 ग्राम कार्बोफ्यूरोन प्रति केजी बीज के लिए करेंगे, यानी 1 kg बीज के लिए 3 ग्राम कार्बोफ्यूरोन का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि जो सफ़ेद लट की जो बीमारी है वो शुरू से ही खत्म हो जाएगी। कब से, बीजोपचार करेंगे उसी समय से अपन को हो जाएगा कि ये तो नहीं लगने वाली, क्योंकि अपन ने बीजों का उपचार कर दिया। किससे, 3 ग्राम थायरम से बीजों का उपचार कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में बात पढ़ेंगे इसमें कि जो इन रोग हैं, डिजीज है, वो कौन कौन से होने वाले हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे अपन। दोस्तों रोग है, इसमें जो रोग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछे हुए रोग है। तो रोग की बात की जाए तो रोग कौन सा होता है, एक हुआ हरित बाली रोग, हरित बाली रोग, इसको कहते हैं ग्रीन ईयर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जो पौधे का जो सिट्टा होता है उस पर मतलब कि बीजों के मतलब सिट्टे के स्थान पर जो क्या बोलते हैं ना, जो हरे हरे पत्ते आ जाते हैं। जैसे कि ये बाली है, ये सिट्टा है आपका, ये बाल है बाजरे की, तो इसमें सिट्टे निकलने हरे हरे वे निकलने जा रहे हैं, छोटी छोटी पत्तियां निकलने लग जाती हैं हरी हरी, ठीक है ना। तो यानी कि अब इसमें बाल के स्थान पर पत्तियां निकलेंगी तो बीज कहाँ आएगा, तो बीज यदि नहीं आ पाएगा तो इससे यानी कि बहुत भयंकर रोग है। तो बहुत भयंकर रोग है, कैसा रोग है, फफूंद जनित रोग है, ठीक है ना। तो इसका नियंत्रण करेंगे अपन मैनकोजेब से, यानी कि हरित बाली रोग या ग्रीन ईयर लगता है तो उसको तोड़ेंगे और जेब में रखेंगे। जेब में रखने से यानी कि मैनकोजेब, ठीक है ना। तो मैनकोजेब की 2 ml मात्रा का प्रयोग करेंगे। मैनकोजेब से 2 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से अपन प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। दूसरा रोग है अपना अर्गट चेपा या गूंदिया रोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अर्गट चेपा या गूंदिया रोग बोलते हैं। पहला रोग तो ये हो गया हरित बाली रोग, और दूसरा रोग है अर्गट। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जो बाली होती है यानी कि जो भुट्टा होता है, तो भुट्टे से यानी कि गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लग जाता है। जैसे कि ये भुट्टा है, इसमें ये बीज है, और इनमें से क्या है कि चिपचिपा पदार्थ निकलने लग जाएगा यहाँ से, तो ये बाल पूरी ख़राब हो जाएगी। और जिससे जो बीज हैं, छोटे छोटे बीज है इसमें, वे भी ख़राब हो जाएंगे, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक, क्या जब बाल ही नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन होगा कहाँ से। तो ये भी काफ़ी भयंकर रोग है, ठीक है ना। तो ये अर्गट रोग, तो इसका नियंत्रण, ये भी फफूंद जनित रोग है, तो इसका नियंत्रण भी यही करेंगे, मैनकोजेब से ही करेंगे, ठीक है ना। 2 तरह के रोग है, एक तो हो गया हरित बाली रोग और दूसरा हो गया अर्गट रोग। हरित बाली में क्या होता है, जो बाली होती है वो हरी हरी हो जाती है, उसमें मतलब पत्ते निकलने लग जाते हैं,
छोटे छोटे पत्ते निकलने लग जाते हैं। और उसके बाद में जो अर्गट रोग है उसमें क्या होता है कि यानी कि जो गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ है वो बीज या बालियों से निकलने लग जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण रोग है बाजरे के। और शायद हो सकता है कि बाजरे में यदि कुछ ना पूछे तो रोग तो जरूर पूछेगा, ठीक है ना। तो ये हो गए, इनका नियंत्रण कैसे करेंगे, मैनकोजेब के द्वारा करेंगे। अब बात की जाएगी दोस्तों कि यानी कि कटाई और मड़ाई कब करेंगे। रोग लग लिया, सब काम हो लिया, अब कटाई करेंगे। कटाई का टाइम भी आ गया। अब कटाई दोस्तों, कटाई कब करेंगे कि कटाई का समय होता है अक्टूबर, यानी अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में या अक्टूबर के मध्य में इनकी कटाई कर लेंगे। अक्टूबर OCT, मिड अक्टूबर, मध्य अक्टूबर यानी मिड MID, मिड OCT, अक्टूबर में इनकी कटाई कर लेंगे, यानी मध्य अक्टूबर में, मध्य अक्टूबर में, अक्टूबर में इनकी कटाई कर ली जाएगी, ठीक है ना। और बात की जाए और भी कोई सूचक है क्या, और भी सूचक है, जी हाँ, यदि 20% नमी की मात्रा रह जाती है तो भी हम देख सकते हैं कि इसकी कटाई होना जरूरी है। 20% नमी की मात्रा यदि है फसल के अंदर तो उनको काट लिया जाएगा, बाकी सुखाने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद में बात की जाए दोस्तों यील्ड की, यानी उपज की बात की जाए तो दोस्तों उपज कितनी होगी, यानी प्रोडक्शन कितना होगा, यील्ड, उपज तो उपज कितनी प्राप्त होने वाली है। तो अपन ने क्या किया, एक तो चारी वाले फसलें ली और एक दाने वाली फसलें ली, ठीक है ना। तो उनकी अलग अलग से उपज होने वाली है। तो पहले तो बात की जाए चारे वाली, तो चारे वाली में होगा 15 से और 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपन को जो प्रोडक्शन है वो प्राप्त होने वाला है। उसके अलावा बात की जाए दाने वाली में कितना होगा, ये है दाने में, दाने वाली फसलों में दाना कितना प्राप्त होगा, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और चारा, तो चारे में होगा 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और बात की जाए जो चरी वाली फसलें बताई थी आपको हमने, यानी कि राज बाजरा चरी 2 और जायद बाजरा, तो ये चरी की फसलें थी। तो इनसे प्रोडक्शन कितना होने वाला है, तो इनसे पेवर चारा प्राप्त होगा, तो वो कितना प्राप्त होने वाला है, तो यानी कि 300 से, यानी कि 300 से और 350 या 400 के आसपास में, 350 लगाते हैं, 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको जो प्रोडक्शन है वो होने वाला है। वैसे तो 250 है, लेकिन 300 से 350 के बीच में अपन को एवरेज लगाना है, यानी कि चारा है, ये भी चारे वाली फसल है, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करते हैं जो बाजरे की क्रॉप है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यदि समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और जो आपकी जो अनाज वाली फसलें वो कंप्लीट पढ़ा दी गई हैं आपको मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट में आप देख लेना, ठीक है। धन्यवाद।